नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया का स्टूडियो है और आज हम एक खास विषय पर परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं जेडे इस्लामिया कॉलेज के बड़े हिंदी के व्याख्याता डॉक्टर अशोक प्रियंवत सर, उनके ठीक दाहिनी ओर पाठक आईएएस के संचालक श्री गणेश दत्त पाठक जी हैं। आज हम जिस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं उस पर आपका भी ध्यान गया होगा, वो है यूक्रेन की समस्या। मुख्यतः यूक्रेन की समस्या पर हम अपने पूर्वज जो प्रबुद्ध हमारे यहाँ आए हुए गणमान्य व्यक्ति हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 4 पहलू पर हम चर्चा करेंगे। पहला, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया, यूक्रेन को नाटो और अमेरिका ने क्यों नहीं बचाया। तीसरा, भारत इसमें रूस का साथ क्यों दिया और यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए हब क्यों बन गया है, क्योंकि भारत के 18,000 छात्र छात्राएं वहां मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम अशोक सर से बात करते हैं। अशोक सर, क्या कारण है कि रूस ने यूक्रेन पे इस तरह से आक्रमण कर दिया है? और ये माना जा रहा है कि 1991 में जब शीत युद्ध का अंत हो गया और उसके बाद से एकदम से ये इस तरह का आक्रमण, दुनिया कोरोना से पिछले 2 साल से जूझ रही थी और जो ही ये कोरोना खत्म हुआ पूरे दुनिया के ऊपर इस तरह का युद्ध आ गया। प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध से कहीं ना कहीं प्रभावित है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से युद्ध एक दुखद घटना है पूरी दुनिया के लिए। जब जब हुआ है बिना लोगों ने देखा है। शीत युद्ध की समाप्ति की बात आप कर रहे हैं। कोई भी ऐसी घटना, युद्ध जैसी बड़ी घटना किसी एक दिन में नहीं होती है। इसके ऐतिहासिक कारण होते हैं। यूक्रेन का विवाद भी एक ऐतिहासिक विवाद है। जब बहुत गहरे से आप जियोपॉलिटिक्स सोचेंगे दुनिया की, तब आप ये पाएंगे कि 1991 में अचानक रूस का विघटन होता है। उसे लगभग 1.5 दर्जन देश निकल आते हैं। उसमें यूक्रेन भी एक है। रूस के विघटन के बाद पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। ऐसा माना जाने लगा कि अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया में जब जहाँ जो चाहे वो करे। ऐसा ही चलता रहा पिछले 2 दशक से। आपको याद होगा कि लेकिन ये कसक रूस के भीतर बनी रही। रूस का जो गोर्बाचेव के बाद जो सत्ता में आए पुतिन, बोरिस एल्सिन के बाद संभवतः उनके भीतर ये संकल्प जगा कि हम रूस की वह खोई हुई गौरव, गरिमा और प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करेंगे, जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर के मन में जगा था कि हम जर्मनी की खोई हुई अस्मिता को वापस लेंगे। और उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया था। पुतिन ने भी जब संशोधन किया वहाँ के संविधान में, तो वो सारी शक्तियाँ उनके भीतर अंतर्निहित हो गईं जो किसी भी तानाशाह को ताकत प्रदान करती हैं और देश के समस्त लोकतांत्रिक अधिकारों को अपने भीतर वो समेट लेता है और जीवन भर के लिए वह उस सत्ता पर काबिज रहने की अपनी पूर्ण वैधानिक व्यवस्था बना लेता है। ये काम पुतिन ने सबसे पहले किया, याद होगा आपको। ये करने के बाद दूसरी घटना ये बढ़ती है कि नाटो देश बेलगाम हो जाते हैं।
रूस के विघटन के बाद दुनिया में जब उनको जो जहाँ जो मर्जी आए सो करते हैं, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, सीरिया में, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे में रूस अपने आप को मजबूत कर रहा था, संगठित कर रहा था, अपनी समस्त बिखरी हुई जो ताकतें थीं उसको लेकर। 91 में जब विघटन होता है तो ये शर्त होती है रूस से अलग हुए देशों के साथ कि वे किसी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उस सैद्धांतिक सहमति से अलग हटकर रोमानिया, हंगरी तो पहले से था, और भी कई देश नाटो में शामिल होते जाते हैं जो रूस से अलग हुए देश हैं। क्या इससे रूस की चिंता नहीं बढ़ेगी? यूक्रेन उनमें सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर मुल्क था, जिसके पास परमाणु 2 प्लांट थे, चेरनोबिल और एक और प्लांट था जिससे वो ऊर्जा उत्पादन का काम ले रहा है अभी। तो यूक्रेन धीरे धीरे नाटो के करीब जाने लगा, जो एक सैन्य संगठन है, जबकि 1991 में विघटन के समय ये सैद्धांतिक सहमति सब में बनी थी कि वे किसी सशस्त्र गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसका उन लोगों ने उल्लंघन किया। लेकिन शुरू के जो देश शामिल हुए उनको रोकने की क्षमता रूस में नहीं थी, इसलिए उसने रोमानिया और अन्य देशों को रोकने में असमर्थ रहा। लेकिन जब उसने जिद की कि हम नाटो में जाएंगे, और हमें कभी कभी लगता है कि नेता को भावुक नहीं होना चाहिए। यूक्रेन एक सोसाइटल स्टेप की ओर बढ़ा है अपनी भावुकता में, जबकि राजनीति या कूटनीति इसलिए होती है कि कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ लचीला कुछ कठोर कदम उठाते हुए हम देश को संभालेंगे और सुरक्षित रखेंगे। भावनाओं का प्रवाह जब आएगा, दौरा जब आएगा, तो वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचेगा, उसकी विनाश के स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर पाएगा, और ये घटना घटती जाती है। ये युद्ध टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया यूक्रेन की जिद के कारण। अशोक सर, मैं आपसे और आगे बात करूंगा। मैं पाठक सर की ओर चलता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि यूरोप में सोवियत संघ के जो उस समय 91 में विघटन हुआ, उसमें 15 देश जो बने, उसमें सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है, 6 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में यूक्रेन फैला हुआ है। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 70 लाख के आसपास है। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती होती है और पूरे यूरोप को वो गेहूं का निर्यात करता है। उसे बास्केट ऑफ ब्रेड भी कहा जाता है। भारत में जो सनफ्लावर ऑयल हमारी माताएं बहनें इस्तेमाल करती हैं, उसका 70% यूक्रेन से आता है। यूक्रेन को सबसे ज़्यादा राजस्व यूक्रेन के जमीन के नीचे तेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन डाली गई है रसिया के द्वारा, जिससे यूरोप के कई देश पाइपलाइन से गैस और तेल की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। इससे यूक्रेन को एक बड़ा राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन तब भी ये युद्ध हुआ, और हम आगे आपको फैक्ट बताते रहेंगे। लेकिन एक बात सबसे बड़ी, जैसा कि अशोक सर ने कहा कि 91 में जब ये देश अलग हुए, ये 15 देश में कोई ऐसा नेता जन आंदोलन से पैदा नहीं हुआ जिसके नेतृत्व में ये देश आगे जाएं।
वो एक प्रशासक थे जिनके अंदर देश आया, और उन्हीं में से अशोक सर एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे, यूक्रेन के जो अभी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। लेकिन बहरहाल उससे पहले हम चलते हैं और पाठक सर से ये जानने की कोशिश करते हैं। पाठक सर, क्या असर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस युद्ध को लेकर भारत के संदर्भ में? देखिए, जंग कभी भी सभ्यता के लिए बहुत सकारात्मक नहीं रहे हैं। हमेशा इसके बहुत ही घातक असर होते आए हैं शुरू से लेकर आज तक। और ये जंग हुआ है तो बेसिकली ये हमारी गलती है। संवाद से और संयम से चीज़ों को थोड़ा सा संभाला जा सकता था। भाई, यूक्रेन की राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल है तो रूस की भी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। ये ऐसे मसले हैं जिस पे कि शायद ही कोई राष्ट्र समझौता करे। और ये जो अभी युद्ध हुआ है ये तो अभी चल रहा है, आगे क्या होने वाला नहीं पता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे विश्व की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत घातक असर पड़ने वाला है। क्योंकि अभी कोरोना महामारी हम लोगों ने देखा, सारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। लॉकडाउन में सारी इतनी बंदिशें थी कि सारा अर्थव्यवस्था बिल्कुल हर देश की अर्थव्यवस्था करा रही है। तो अभी यूक्रेन रूस का जो जंग हुआ है तो इसका सबसे बड़ा चीज़ तो अभी आ रहा है कि सबसे बड़ा ईंधन काम को लेकर प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि ईंधन जो उसका रेट है अब $150 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। तो इसका जो वर्ल्ड पे जो पूरा सप्लाई सिस्टम है वो बेसिकली रूस से भी काफ़ी कुछ आता है, तो उस पर बहुत भयंकर असर पड़ने वाला है। दूसरा चीज़ ये है कि जो इंडिया का डिफेंस प्रोग्राम है तो उसमें रूस की बहुत बड़ी भूमिका है। और इंडिया का ये स्पेस प्रोग्राम है, क्रायोजेनिक इंजन रूस ने ही दिया है। तो ये सब चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो आयात है, जो निर्यात है, इस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि रुपये पे भी असर पड़ रहा है, रूबल भी उधर डाउन हो रहा है। पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इसका बहुत ही घातक असर होगा और दिखा भी जा रहा है। तो इसके कारण पूरा विश्व का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। और जो काम कुछ अब सोच रहा था, सारे देश सोच रहे थे कि हम कुछ करेंगे, कुछ भविष्य में कुछ नए समस्याओं के लिए कुछ किया जाएगा, वो सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल तो डिस्टर्ब होती दिख रही हैं, ठीक है। तो और जैसे भारत से चाय का निर्यात होता है, यूक्रेन से जो मक्का वगैरह आता है, और प्लस जो ये गेहूं वगैरह आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें जो हैं एक तरह से मैंने प्रभावित हो रही हैं। और पूरे वर्ल्ड में जो एक यूनाइटेड नेशन की जो प्रासंगिकता है, नाटो की जो भूमिका है, इस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि अब यूनाइटेड नेशंस में आज भी अब इस बार इस जंग में देखा गया कि यूनाइटेड नेशन की अपनी सीमाएं हैं। वो चाहे उसमें सुरक्षा परिषद का मामला हो या उसके अपने जो आर्टिकल 7 का मामला है, ये सब कुछ उसके लूपहोल्स हैं जिसके फ़ायदा ये नाटो देश और अमेरिका अगर उठाते रहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सुधार की आवश्यकता को इस जंग ने बिल्कुल सामने ला दिया है और उस पर तत्काल प्रयास होना चाहिए। लेकिन पूरे विश्व स्तर पर ये चीज़ समझना चाहिए, हर राष्ट्र की अपनी कुछ बाधाएँ हैं, कुछ विवाद हैं। अगर थोड़ा संयम से चले, थोड़ा सा अगर संवाद का अगर दौर कायम रखें तो शायद इस तरह की भविष्य का सामना ना करना पड़े। अशोक सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहली बात, यूक्रेन, जैसा कि आपने बताया भी, यूक्रेन का ये विवाद रूस से आज का नहीं है, बहुत पहले का है। क्योंकि सन 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन ने हामी भर दी थी कि मैं नाटो का सदस्य बनूंगा और यूरोपियन यूनियन का मैं सदस्य बनूंगा। जॉर्जिया को 2 भागों में तोड़ दिया और वहाँ अपने मन मुताबिक के राष्ट्रपति को उन्होंने बनाया, रूस ने। उसके बाद अभी तक जो ये चीज़ टल रहा था, इसलिए टल रहा था कि वहाँ पर एक रूस समर्थित राष्ट्रपति थे, यानुकोविच, जिसके बाद में ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ और वो फिर रसिया भाग गए। उसके बाद जो ज़ेलेंस्की आए, लेकिन ऐसे में क्रिमिया पर जो है वो रूस ने कब्जा किया। और क्रिमिया पर कब्जा करने के बाद जो काला सागर है और जो अजोव
का जो सागर है उस पर पूरा उसने ब्लॉक कर दिया कि नाटो या अमेरिका की कोई सैनिक यहाँ नहीं आ सकती है। मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई देश आज़ाद हो गया है, संप्रभु हो गया है, स्वाधीन हो गया है, क्या उसको इस बात का हक नहीं है कि वो विश्व के किसी संगठन में खड़ा हो? और दूसरी बात, एक छोटे से देश पे हमला किया गया है, वो उनसे उसका संबंध, हमारे से उसका संबंध बहुत अच्छा है। भारत के 18,000 छात्र छात्राएं वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। तब भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिका को छोड़ के रसिया का साथ क्यों दिया है? दो प्रश्न इसमें आपने खड़ा किया। यूक्रेन को क्या ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सके? ये सवाल। देखिए, हर राष्ट्र संप्रभु है। कई ऐसे राष्ट्र भी दुनिया में आप देखते हैं जिसको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती है, जिसने सेनाएं नहीं रखी हैं, जिसने हथियारों पर खर्च करना बंद कर दिया है। कई ऐसे देश हैं और बड़े खुशहाल हैं, बड़ी मस्ती में जीते हैं। उनका जो इंडेक्स है लाइफ का, वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। जापान में एक है। हाँ, तो जो भी मिलिट्री ताकत एक्वायर करने की दिशा में कोशिश करेगा, उसको चुनौतियां मिलेंगी। यह एक सहज और स्वाभाविक है। अगल बगल के देशों को इसकी चिंता होगी और वे उसमें इंटरवेन करेंगे। ऐसा प्रयास यूक्रेन ने किया है। वह यूरोपियन कंट्री का सदस्य होता तो शायद रूस को एतराज नहीं होता। यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना दूसरी बात है, लेकिन नाटो एक सैन्य संगठन है जिससे हमारी हमेशा सदियों की टकराहट है। उस संगठन में आप अगर शामिल होने की बात करते हैं तो आप हमारे लिए चुनौती खड़ी करते हैं, क्योंकि उनसे यूक्रेन से उनकी राजधानी मॉस्को 640 किलोमीटर है। और 91 में जब विघटन होता है यूएसएसआर का, तो क्या ज़रूरत है कि नाटो अपना विस्तार करते हुए चीन के यूएसएसआर के दरवाजे तक पहुंच जाए? क्यों? क्या वो चुनौती नहीं दे रहा है नाटो की वो हम यूएसएसआर को चिढ़ा रहे हैं? तो ये सब कहीं ना कहीं कुंठा पैदा होती है और ये कुंठा इस तरह के जंग के हालात बनाती है। दूसरी बात भारत की आपने की। भारत के साथ दुनिया के सभी देशों से, एकाध देशों को छोड़कर संबंध अच्छे हैं और हम एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं, व्यापारिक भी और सामरिक भी। चीन हमारा ना पुराना, बीच में चीन के साथ कुछ रिश्ते में खटास भी आई थी, लेकिन उसके बाद ठीक भी हुए। लेकिन जब भारत का झुकाव अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर बढ़ता हुआ देखा तो चीन की भौहें तनी, नो डाउट। तब वह पाकिस्तान को अपने पास आकर बैठाने लगा बुलाकर, सिर्फ इसलिए कि भारत इस बात को गौर करे। तो आप सोचिए कि जहाँ चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, एशिया में अगर रूस भी हमसे दूर चला जाएगा तो हम तो अकेले होंगे। तो वो कौन सी कठिन और मुश्किल परिस्थिति भारत के लिए पैदा होती। और अमेरिका ब्रिटेन हमारे लिए भरोसेमंद नहीं है। वो दुनिया में किसी के लिए भरोसेमंद नहीं है। यूक्रेन ने देखा ना, यूक्रेन किसके बदौलत रूस के सामने डटा हुआ था? नाटो के सामने, नाटो के बल पर, फ्रांस के बल पर, ब्रिटेन के बल पर, जर्मनी के बल पर। ये सब वो बच्चा है, वो वहाँ का शासक, और वहाँ के लोग अति भावुक हैं। वो यथार्थ से बिल्कुल दूर सोचते और करते हैं, ऐसा लग रहा है।
लेकिन ये भी कारण है कि यूक्रेन भी बहुत दिनों से तैयारी में था, क्योंकि यूरोप में और रूस से अलग होने के बाद से यूक्रेन ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई थी। 11 लाख उसके पास सैनिक हैं, जबकि 29 लाख उतना बड़ा रसिया है जिसकी आबादी 14 करोड़ है, उसके पास 29 लाख सैनिक हैं। और ये गलत जानकारी है। इनके पास 2 लाख से भी कम है यूक्रेन के पास, जबकि 8 लाख सैनिक रसिया के पास हैं। और रसिया के सामने यूक्रेन कहीं टिकता नहीं है। अगर उसने साहस किया टकराने का तो उसका कारण था नाटो का बैकअप कि चढ़ जाओ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब सामने आने और साथ खड़े होने की बात आई तो सब कहने लगे कि युद्ध में हम भाग नहीं लेंगे, हथियार देंगे और सामान देंगे, रुपए देंगे, पैसे देंगे। आप सोचिए ना कि युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध प्रशिक्षण से लड़ा जाता है। अब वहाँ की गलियों में आमने सामने के युद्ध हो रहे हैं। रूस अभी भी बच के चल रहा है। रूस की ताकत इतनी अधिक है कि इतने लंबा युद्ध नहीं खींचा जाना चाहिए। वो मटियामेट कर सकता था, लेकिन वह सिर्फ आर्मी कंटोनमेंट्स और आर्मी इंस्टॉलेशंस को ही टारगेट कर रहा है। आम आदमी के जनजीवन को अभी वो सुरक्षा दे रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊँगा। अब मैं पाठक सर की ओर चलता हूँ। भारत के 18,000 छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? मैं ये आपको बता दूं कि भारत में जो पिछले वर्ष नीट का जो क्वालिफाइंग मेडिकल एग्जाम, मेडिकल में पढ़ने के लिए जो नीट की परीक्षा होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन टेस्ट, उसमें 8 लाख कुछ हजार लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने एग्जाम दिया। उसमें से मात्र 88,000 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। बाकी जिनका हाई परसेंटाइल भी था वो उनको कहीं नहीं मिला कि वो अपना एडमिशन करा पाए। भारत में मेडिकल की जो निजी विद्यालयों में जो पढ़ाई का खर्च है वो 60-70 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक है। और यूक्रेन में सब कुल खर्च मिला के 25 से 30 लाख रुपए है। यूक्रेन में जो आप मेडिकल की डिग्री लेते हैं उसका पूरा वर्ल्ड वाइड वैल्यू है। उसके बाद से सबसे बढ़ के ये है कि जो आप नीट की परीक्षा निकालते हैं उसका केवल क्वालिफाइंग आप वहां पर लेके जाएं, आपका वहां एडमिशन हो सकता है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के शिक्षकों की गुणवत्ता विश्व स्तरीय है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में वो एक हब बन गया है। पाठक सर से हम ये जानना चाहेंगे कि रिगार्डिंग भारत की जो नीति को लेके यूक्रेन पे पूरे विश्व में चर्चा है कि भारत यूक्रेन की उस तरह से मदद नहीं कर रहा है, और एक तरफ भारत के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के आप यूं कहें तो कोई ना कोई लड़का वहां पे पढ़ाई कर रहा है। आखिर ये कैसा मतलब विरोधाभास है? देखिए, ऐसा है कि जो भारत का अभी जो स्टैंड है वो अभी आवश्यकता बहुत ही संतुलित स्टैंड लेने की है। क्यों? क्योंकि रूस के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। रूस का जो जितना हमारा डिफेंस स्थापना देखें या जो स्पेस हमारा जो भी व्यवस्थाएं देखें, उसमें रूस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अभी तक रूस ने हमेशा भारत को जब भी कोई विपदा आई है तो बहुत खुल के समर्थन दिया है। तो रूस के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं भारत के साथ। दूसरा चीज़ है कि यूक्रेन में भी चूँकि वहाँ पे यहाँ के लड़के वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अमेरिका भी है, एक एंगल अमेरिका और नाटो का भी है। तो अमेरिका के साथ भी इंडिया को अपना संबंध बना के रखना है, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो अभी जो दक्षिण हिंद महासागर में जो अभी जो भू राजनीति जो डेवलप हो रही है चीन को लेके, उसमें अमेरिका का सहयोग भी जरूरी है। और अमेरिका का संबंध भी आज के डेट में बहुत अच्छे हुए हैं। तीसरा चीज़ कि भविष्य की चीज़ों को लेके भविष्य में चीन एक बहुत बड़ी
चुनौती देने वाला है कई मामलों को लेके, जैसे कि दक्षिण हिंद महासागर का ही अगर इस जो पार्सले द्वीप वगैरह है और सब ताइवान है, हांगकांग है लेके, तो कई तरह से चीज़ें भविष्य में चीन इस तरह की चुनौतियां उत्पन्न करेगा। भारत के साथ भी उसके सीमा विवाद हैं जो कि कभी कभी सामने आते रहते हैं, तो कई सारे पहलू हैं और उसको लेके हमको एक बैलेंस में चलना है ताकि हमारा जो कोई भी हित, हमारा कोई राष्ट्रीय हित प्रभावित ना हो, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी भी काफ़ी अभी आज के डेट में बहुत सी चुनौतियाँ आने वाली हैं, उसको लेके चलना है। ठीक है, तो इसलिए रूस एक चीज़ ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में कुछ कमियां हैं कि हम अपने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उतने तमाम इंस्टीट्यूट नहीं खोल पा रहे हैं। अगर ये खोले तो फिर बच्चों को जाने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी तगड़ी है कि वहाँ पे वो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आवश्यकता है कि अभी कोरोना काल में हमने देखा भी कि स्वास्थ्य जो आरोग्य रक्षण का जो पूरा यहाँ का जो आधारभूत संरचना है वो बहुत ही भयावह स्थिति में है, उससे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देना ही होगा। ये अभी इस चीज़ सामने आ भी रही है, उसमें किया भी जाएगा, लेकिन अभी भारत को बहुत ही संयमित और बहुत ही संतुलित तरीके से इस मामले को डील करना है। और हर यूक्रेन की भी संप्रभुता अपनी जगह पे है, रूस का भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अपना जो संदर्भ है वो अपनी जगह पे है, और अमेरिका का भी जो अपना जो भी नाटो के संदर्भ में उसकी जो नीति है वो अपनी जगह पे है। भारत के लिए सबसे बढ़िया है कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए, अपनी जो देश के जो युवा हैं उनके भविष्य को देखते हुए एक संतुलित कदम चलाएं। अशोक सर, हम आपसे दो प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न, अब आगे क्या होगा विश्व राजनीति में, और दूसरा प्रश्न है क्या अमेरिका से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ही नहीं, पश्चिमी देशों से भी हमारे संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे इसके पहले थे। आपको याद है कि भारत को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा अमेरिका ने दे रखा है। नाटो का सदस्य नहीं बनाकर नाटो के इक्विवेलेंट रणनीतिक साझेदारी पार्टनरशिप दे रखा है। ऐसा करने के पीछे दोनों का लक्ष्य एक है, दुश्मन एक है, चीन। रूस को सामने रखकर ये साझेदारी भारत और अमेरिका की नहीं हुई है, चीन को सामने रखकर ये साझेदारी अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ हुई है। क्योंकि चीन तो सोया हुआ था, चीन से कोई चुनौती नाटो या पश्चिमी देशों को नहीं मिल रही थी। सारी चुनौतियां पिछले दशक में जो भी हम देखते हैं वो सारी चुनौती चीन से उभर रही थी, चाहे वो व्यापारिक चुनौती हो या सामरिक चुनौती हो या जियो पॉलिटिक्स का मामला हो। सारी चुनौतियां तो चीन से उभरी हैं, कोरोना भी चीन से। और इसकी विस्तारवादी नीति ने पूरी दुनिया की नींद हराम कर रखी थी, और उस चुनौती से निपटने के लिए भारत पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है। आज ही क्वाड की मीटिंग हो रही है, उस क्वाड में अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। तो ये चारों देश मिलकर क्या रूस के खिलाफ कोई रणनीति अपना रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। चीन को रोकने और चीन को बांधने के लिए ये संगठन है। तो अब तक जो भी इस डिकेड में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भारत का रिश्ता है वह सिर्फ चीन को ध्यान में रखकर है, रूस इसमें कहीं नहीं है। इसलिए यह अंतर्विरोध कहीं नहीं आने वाला है, क्योंकि भारत अपने लिमिटेशंस को जानता है, अपने दायरे को जानता है। वह दायरे से बाहर न रूस के पक्ष में झुक सकता है और न दायरे के बाहर वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास जा सकता है। वह अपने हितों के लिए सीधा खड़ा रहना जानता है। जैसे कुछ राजनीतिक दलों का ये कहना है कि भारत जो है वो यूक्रेन का समर्थन नहीं कर रहा है, या भारत देर से कदम उठा रहा है, देर से एडवाइजरी
जारी कर रहा है वहां से लोगों को निकालने के लिए। तो राजनीतिक भी पक्ष हैं जिसकी वजह से भारत को ऐसा माना जा रहा है कि वो बैकफुट पे है। नहीं, ये देखिए, इसमें सिर्फ सरकार की भूल नहीं है। आप सोचिए, ये 18,000 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। पिछले 1 महीने से रूस की घेराबंदी यूक्रेन पर थी। परिस्थितियाँ एक दिन में ऐसी पैदा नहीं हुई हैं कि स्टिकर दब गया, अचानक नहीं हुआ है। महीने भर से ये चल रहा था। बार बार वार्निंग और चेतावनियाँ और परिस्थितियों का अध्ययन करने वाले लोग कह रहे थे कि आप आ जाओ, लेकिन इसमें कई बच्चे ऐसे भी थे जो इसलिए नहीं आ रहे थे कि सरकार अपने खर्चे पर बुलाएगी, अभी जाएंगे तो अपने खर्चे से हमको लौटना पड़ेगा। तो आज ये माना जाए 18,000 लड़के हैं और उन पर भारत सरकार एक लड़के में 50,000 रुपये खर्च करके उन्हें घर तक पहुंचा रही है। तो 18,000 गुने 50,000, इतना जो है वो भारत सरकार पे बोझ पड़ा है। और आने वाले दिनों में भी जो तेल की कीमतें हैं वो इस समय 150 रुपये प्रति बैरल हो गई हैं। तो आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ा आज के कई अखबारों में है कि 20 से 25 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। बहुत कुछ बदलेगा, व्यापारिक क्षेत्रों में भी बहुत कुछ बदलेगा और भू राजनीतिक परिस्थितियां भी दुनिया की बदलेंगी इस घटना के बाद से। पाठक सर, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेंगे। अब आगे भारत की रणनीति क्या होगी? अब आगे भारत को वही देखना है कि जो अगर क्या अभी तो ये देखना है कि परिणाम क्या हो रहा है यूक्रेन, क्योंकि जो अभी दिख रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि रूस जो है अजो सागर और ब्लैक सी के पास में जो यूक्रेन का जो एरिया है क्रीमिया के सटा हुआ, उससे वो ये चाहेगा कि अपना एक सेफ जोन बनाने की कोशिश करेगा, ताकि उसका जो नाटो से चुनौती का जो मामला है और सब चीज़ आने का चीज़ है उससे उसको थोड़ा सुरक्षा मिल सके। तो आगे अब क्या बनेगा तो भविष्य बताएगा। लेकिन भारत ये है कि भारत अभी बहुत ही अच्छी संतुलित नीति को फॉलो कर रहा है, उसी को फॉलो कर रहा है। 1 मिनट, इसमें हम ये ऐड करना चाहेंगे कि रसियन बोलने वाले यूक्रेन का जो एरिया है जी, अब यूक्रेन लैंडलॉक एरिया हो जाएगा। काला सागर के पास अब उसको भूभाग उसके कब्जे में नहीं रह जाएगा जो अब तक है। और यूक्रेन में रसिया बोलने वाले जो क्षेत्र हैं, यानी उत्तर से, पूरब से और दक्षिण से, अब वो बिल्कुल रूस के अंदर में आ गया। ऐसा आशंका है कि रूस ये यूक्रेन इतना बड़ा नहीं रहेगा जितना बड़ा आज के दिन दिख रहा है, और उस पर अपनी सरकार रसिया पुतिन बनाएंगे, अपने समर्थन वाली सरकार। इन विद्वानों के बाद से 2-3 बातें सामने आती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। हमारे एक मित्र पिछले दिनों मिले थे। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक बार पूरे तरह से कपड़ा वगैरह लपेट के सियार के भेष में आ गया और वो गेहूं के खेत में जाकर बैठ गया। एक सचमुच का सियार उसको देखा, दोनों की नजर पड़ी और दोनों भागने लगे। तो जो झूठ-मूठ का सियार था उसे ये लगा कि ये मेरे पीछे आ रहा है, और जो सचमुच का सियार था उसको ये लगा कि ये मेरे पीछे आ रहा है। कुछ दूर दौड़ने के बाद जब दोनों खड़े हुए तो देख रहे हैं कि दोनों विपरीत दिशा में। इसमें हुआ क्या, जितनी गेहूं की फसल थी वो बर्बाद हो गई, उनके पैरों के द्वारा कुचला गया। यही हाल अमेरिका और रूस के बीच में हुआ है यूक्रेन का। ज़ेलेंस्की बिल्कुल एक कटे हुए प्यादे की तरह उनको लोगों ने उठा के बगल में रख दिया है और दोनों अपनी चीज़ों को संभाल रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिका को इस लड़ाई से एक अपना खलनायक मिल गया है पुतिन के नाम से। अब अमेरिका की, जैसा कि विद्वज्जनों ने बताया, रणनीति कुछ और होगी और अमेरिका यहाँ से फिर एक बार वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया पर जिसने उस कसा था शिकंजा और जैसा किया था वैसा वो कर सकता है। और याद रखना चाहिए कि फिडेल कास्ट्रो
के लिए क्या हुआ, उस जो मिन के लिए क्या हुआ, और इसी तरह से लादेन का क्या हुआ, और अभी पुतिन साहब के लिए ये क्या होने वाला है। जहां तक रही राजनीति की बात, तो 1956 में रसिया ने हंगरी पर आक्रमण किया था और नेहरू जी तटस्थ रहे थे। नेहरू जी उस समय तटस्थ रहे थे, इसलिए भारत भी आज यूक्रेन पर हमला मामले में तटस्थ है, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द रसिया, चीन और पाकिस्तान के गठबंधन को नहीं देखना चाहता है। उसकी अपनी कुछ भूसामरिक, भू रणनीतिक विशेष स्थिति है, जिसकी वजह से भारत ऐसे अपने आप को यहाँ पा रहा है और अपनी कूटनीति को आगे दे रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं और भारत के 18,000 लड़के को, छात्र छात्राओं को यहाँ जल्द से जल्द लाया जा रहा है। भारत इसका पूरा प्रबंध कर रहा है और रसिया भी इसमें सहयोग दे रहा है। आप विद्वज्जन यहाँ आए और इतनी बढ़िया चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद।